नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। आप देख रहे हैं टीना स्वदेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे हम फोकस करेंगे बाजार में अब तक किस तरह का एक्शन देखने को मिला और साथ ही साथ क्या अहम खबरें थी आज के दिन, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मार्केट पर एक नजर डाल लेते हैं। आज लगातार चौथा दिन था जब गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी करीब 250 अंक गिरकर अब 16,250 के नीचे बंद हुआ और सेंसेक्स में भी कमजोरी देखी गई। बैंक निफ्टी में भी आज दबाव ही था, तो लाल निशान में बाजार बंद हुआ है। सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में थे, आईटी को छोड़ के। आईटी में आज भी मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया है। और किस तरह की हलचल थी आज बाजार में, कौन से सेक्टर गेनर्स थे और कहां पे सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, ये सब समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका, गुड इवनिंग, बताइए। बिल्कुल, देखिए मार्केट्स पर आज किस तरह का एक रुझान रहा। मार्केट एक दबाव के साथ खुलती है और 16,200 के नीचे हम डिप करते हैं, ये इसलिए क्योंकि एक बड़ा सपोर्ट है और उसके बाद ड्यूरिंग द मिड ऑफ द डे, मिड ऑफ द आवर्स आपको एक अच्छा रीबाउंड सेशन देखने को मिलता है, लेकिन आप क्लोज होते हैं उन्हीं लेवल्स के पास जहां पर आप खुले थे। 16,200 जरूर बाजार ने आज प्रोटेक्ट किया है। 250 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पर और बैंक निफ्टी जहां एक पॉइंट पे लो से लगभग 900 पॉइंट रिकवर हुआ था, लेकिन क्लोज अपनी उन्हीं लेवल्स के आसपास हुआ है, मोर और लेस 100 ऑड पॉइंट्स ज्यादा जहां पर ये ओपन हुआ था। यानी बाजार आज क्लियर एक दबाव के साथ दिन भर रहे। एक रीबाउंड सेशन जरूर अटेम्प्ट किया, पुल बैक अटेम्प्ट किया मार्केट्स ने, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और हमने देखा ये बहुत हद तक ग्लोबल मार्केट्स में भी यही सिनेरियो हमें दिख भी रहा था। अगर आज हम लूजिंग सेक्टर्स की बात करें या फिर इस पूरे हफ्ते जिस तरह की एक चाल रही है बाजारों की, उसमें आपको निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, दोनों निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने लगभग 2.5 से 3% की गिरावट इस पूरे हफ्ते दर्ज किया है और आपको बैंक निफ्टी में लगभग 5% की गिरावट इस हफ्ते देखने को मिली है। एक बार देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स आज दबाव के साथ कारोबार करते हैं। आप ऑटो, रियलिटी, एफएमसीजी, ये कुछ सेक्टर्स देख रहे हैं जहां पर आपको डेंट दिख रहा है। सबसे ज्यादा ड्रैग अगर जिन काउंटर्स ने आज किया था उसमें ऑटो, रियलिटी और बैंकिंग थे। मेटल भी बाद में नेगेटिव टर्न हो गए थे, जबकि मेटल से आपको अगर आप देखें तो पूरे हफ्ते में आपको जो गेनर्स है वो आपको मेटल पैक दिखाई देगा, लेकिन ऑफकोर्स वहां पर बिल्टअप ज्यादा हो गया और अब शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आपको मेटल्स के काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप बैंक्स की अगर बात करें तो जिन बैंक से सबसे ज्यादा बैंकिंग इंडेक्स पर प्रेशर क्रिएट किया उसमें आपको बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, इन सभी काउंटर्स की बात करनी होगी जहां से प्रेशर नीचे की तरफ ड्रैग हुआ है। एफएनओ में कुछ काउंटर्स, एक ट्रेंड और ये भी देखा कि हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में हमने देखा कि वहां पर अब ट्रेडर्स का थोड़ा सा रुझान देखने को मिला, जिसके चलते हमने देखा एफएनओ के काउंटर्स जो टॉप एफएनओ गेनर्स थे उसमें आईटीसी लगभग यहां पर आपको 3% की तेजी देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डीज ने बहुत अच्छा रिबाउंड दिया। इनफैक्ट फार्मा स्पेस से आपको कुछ और काउंटर्स भी निकल कर आए, सिप्ला, सन फार्मा, एमएनसी फार्मा में एबर्ट, फाइजर, वहां पर भी आपको थोड़ी डिफेंसिव ट्रिगर प्ले आउट होता हुआ क्लियरली दिखाई दिया। एग्रो और केमिकल स्पेस में हम जिस तरह से एक मोमेंटम देख रहे हैं उसके चलते हम आज फिर से देख रहे हैं जेएनएफसी, जो हमने अगर आप पीछे के एक महीने में भी देखें तो अब तक वीकली, मंथली अच्छा रिटर्न्स जेएनएफसी काउंटर दे चुका है और अब फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पर 2.5% की तेजी के साथ। तो ये टॉप ट्रेडिंग काउंटर्स थे। आईटी पैक से आपको इनफैक्ट आज पूरे दिन भर में एक अच्छा रुझान दिखा। मिड कैप आईटी हो तो एक स्ट्रेंथ आपको क्लियरली बाजार में आईटी पैक में देखने को मिली, लेकिन लास्ट आवर में हम एक प्रेशर के साथ जरूर बंद हुए, लेकिन एक अहम सपोर्ट के ऊपर बंद हुए। तो अब देखना होगा ओवर द वीकेंड किस तरह के क्यूज प्ले आउट होते हैं। बिल्कुल, तो अहम सपोर्ट के ऊपर बाजार बंद हुए। अब ओवर द वीकेंड्स जिस तरह के संकेत मिलते हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट होता है रूस यूक्रेन में, वो अब आगे की चाल तय कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और दिन भर जो भी खबरें आज काफी ज्यादा फोकस में रही उस पर भी बात कर लेते हैं। और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक अहम खबर आज निकल कर आई। सरकार जल्द ही 4-5 सरकारी बैंकों में पूंजी डालने का ऐलान कर सकती है। इस तरह की डिटेल ईटी नाउ स्वदेश के हाथ लगी और उनके मुताबिक इस महीने के आखिर तक कैपिटल देने का भी ऐलान हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
जी हाँ, सरकार जल्द ही 4 से 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नाम अनाउंस कर सकती है जिनको 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन मिलना है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 4,400 करोड़ मिल सकते हैं सरकार से। इसी तरीके से इंडियन ओवरसीज बैंक को 3,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं सरकार से। यूको बैंक को 2,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं कैपिटल इन्फ्यूजन के तौर पर, और पंजाब एंड सिंध बैंक को 4,600 करोड़ रुपए मिलेंगे कैपिटल इन्फ्यूजन के तौर पर इस वित्त वर्ष के लिए। आपको हम याद दिला दें कि सरकार ने अपने रिवाइज एस्टिमेट में इस बार बजट में बोला था कि उन्होंने अपना जो टारगेट है कैपिटल इन्फ्यूजन का वो 20,000 करोड़ रुपए से घटाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही साथ बैंकों को रेगुलेटर से यह भी हिदायत दी गई थी कि सरकार ने जीरो कूपन बॉन्ड से जो निवेश किया था, कैपिटल इन्फ्यूजन किया था पिछले साल, उसको फेयर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स किया जाए। मतलब उनकी जो वैल्यूएशन है, जो यथावत है, जो सही है, उसकी तरीके से वैल्यू किया जाए। जो एनालिस्ट का मानना है कि अगर ऐसा करना पड़ा बैंकों को तो उनका जो कैपिटल रेशियोज हैं उसमें काफी कमी रहने का अनुमान है, और इसी चिंता को दूर करने के लिए कि कहीं पीसीए वाले कोई थ्रेशोल्ड इन्वोक ना हो जाए, फिर से सरकार 15,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो जल्द ही अगले महीने तक ये फैसला निकल कर आ सकता है कि कौन से 4-5 बड़े बैंक होंगे जिसमें कि ये पूंजी निवेश की जाएगी, और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ और भी कंपनियां आज फोकस में थीं। मौजूदा समय में गैस की बढ़ती कीमतें अब टाइल्स कंपनियों पर भी अपना असर डाल रही हैं, और महंगी गैस से इन कंपनियों के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। साथ ही अगर इसका बोझ ग्राहकों पर डाला जाए तो वॉल्यूम्स घटने की भी आशंका जताई जा रही है। कौन सी है ये कंपनियां, कहां पर असर पड़ सकता है बढ़े हुए गैस की कीमतों से, ये भी चर्चा कर लेते हैं। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित बताइए, बढ़ती हुई गैस की कीमतों का असर किन कंपनियों पर पड़ सकता है? कजारिया और सोमानी दोनों ही स्टॉक फोकस में रहे हैं। अगर हम ईयर टू डेट देखते हैं तो करीब 24 to 35% का डिक्लाइन देखने को मिला है हमें शेयर प्राइसेस में इन दोनों कंपनीज का। और इसके पीछे का जो मेन कारण है ये शेयर प्राइस डिक्लाइन के पीछे, वो ये है कि जो स्पॉट गैस प्राइसेस है उसमें एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। अगर हम ईयर टू डेट देखते हैं तो करीब 43% से इंक्रीज कर चुके हैं स्पॉट गैस प्राइसेस, और जो करंट प्राइसेस है वो करीब $43.6 पर MMBTU के आसपास चल रहा है। अब हायर गैस प्राइसेस के कारण कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है टाइल का वो बढ़ जाता है, और इनकी वजह से उनकी मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब गैस एक मेजर कॉस्ट है कंपनीज के लिए, और करीब 25 to 35% जो टोटल कॉस्ट होता है वो गैस कॉस्ट होता है। अब कंपनीज के पास प्राइस हाइक लेने का भी ऑप्शन है सो दैट वो अपना मार्जिन्स मेंटेन कर सके। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब तक कंपनीज ने करीब 12 to 20% का प्राइस हाइक ऑलरेडी ले लिया है गैस प्राइस बढ़ने के कारण, और अभी जो रिसेंट राइज देखने को मिला है हमें गैस प्राइस में, इसकी वजह से जो प्राइस हाइक उन्हें लेना पड़ेगा वो करीब 8 to 10% का हो सकता है जेएम फाइनेंशियल्स के एस्टिमेट्स के हिसाब से। बट अगर उन्होंने ये प्राइस हाइक लिया तो आगे जाके डिमांड पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ऐसे जेएम फाइनेंशियल्स का कहना है। और इसी कारण वो प्राइस हाइक शायद ना ले पाए, और इस कारण उनके मार्जिन्स पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब अगर आप इनका गैस कॉस्ट का ट्रेंड देखेंगे तो थर्ड क्वार्टर से कंटिन्यूसली गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और अभी जो 43% ग्रोथ हुआ है इसका मेजर इम्पैक्ट एक लैग के साथ आएगा, और वो फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल 2023 में दिखेगा। अब थर्ड क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर के जो गैस प्राइसेस होंगे उसमें करीब 12 to 15% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और इसी कारण कंपनीज के मार्जिन्स में प्रेशर बन सकता है क्योंकि गैस प्राइसेस बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी डिटेल्स देने के लिए। और हमने देखा कि कजारिया और सोमानी दिन भर ही कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। हालांकि निचले स्तरों से कजारिया में एक रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन दोनों ही 1 से 1.25% की कमजोरी के साथ आज दोनों ने ही स्टॉक्स में क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। और देश में महंगाई अब बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं एक तेजी दिख रही है, ऐसे में बाजार में क्या रणनीति अपनाई जाए, इस पर हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने मोतीलाल ओसवाल एएमसी के मनीष संथालिया और कार्नेलियन कैपिटल के विकास खेमानी से बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। आज हम इन्फ्लेशन पे चर्चा करेंगे। इस समय निवेशकों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि अपना पोर्टफोलियो
वह इन्फ्लेशन महंगाई को लेकर के उससे अपना पोर्टफोलियो इंसुलेट करा सकते हैं। व्हाट कैन बी डन टू मेक योर पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन प्रूफ? देखिए, इन्फ्लेशन और ब्याज दर का सभी सेक्टरों पर असर पड़ता है, मगर आप कुछ अगर ऐसे क्षेत्रों में निवेश करें जिसका इन्फ्लेशन पे सीधा असर नहीं पड़ता है, उन कंपनियों में प्राइसिंग पावर है, तो शायद आप इन्फ्लेशन और महंगाई की मार से अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो मार्केट के अनुभवी इन्वेस्टर्स हैं, विकास खेमानी और मनीष सुंतलिया। विकास और मनीष, आपका 18 आवर्स स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। विकास, इन्फ्लेशन आ चुकी है और लगता है कुछ दिन और रहेगी। बढ़ती इन्फ्लेशन शेयर बाजार के लिए ख़राब न्यूज़ है, बढ़ती इन्फ्लेशन निवेशकों के लिए ख़राब न्यूज़ है। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए सो दैट दे कैन इंसुलेट देयर पोर्टफोलियो फ्रॉम इन्फ्लेशन? देखिए, जो इन्फ्लेशन एक माइल्ड इन्फ्लेशन होती है वो इक्विटी के लिए बहुत ज्यादा खराब नहीं होती है, पर अगर वो इन्फ्लेशन थोड़ी हाथ से निकल जाए तो वो एक थोड़ा सा, क्योंकि उसको फिर इंटरेस्ट रेट्स में भी फैक्टर करना पड़ता है, तो वो एक थोड़ा सा इक्विटी के लिए अगर बियॉन्ड अ पॉइंट जो बढ़ जाती है तो वो होती है। तो इसमें एक ही कॉल लेना पड़ेगा कि किस हद तक आगे बढ़ सकती है। तो जैसा कि आज का माहौल है, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो बहुत ही ज्यादा हद से बाहर निकलने वाले इन्फ्लेशन के माहौल में हम हैं, स्पेशली मैं इंडिया की बात करूँ तो। पर ऐसे माहौल में भी आप देखेंगे तो उस तरह के सेक्टर, स्टोरीज और कंपनी और बिजनेस अगर आप इन्वेस्ट करें जिसमें राइजिंग इन्फ्लेशन और राइजिंग इंटरेस्ट रेट से बिजनेस को सपोर्ट मिले और थोड़ा फायदा हो, तो उस तरह के बिजनेसेस को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा ऐड कर सकते हैं, जो कि हो सकता है अगले 12 महीना, 18 महीना और 2 साल के पीरियड में जैसे इन्फ्लेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो उसका फायदा उनको एज ए ओनर ऑफ द बिजनेस, एज शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस मिले। तो ऐसे कौन से बिजनेस है अगर आप देखे जाए तो जो बिजनेस जनरली जिनके फिजिकल एसेट्स ग्राउंड पे होती है, जिनमें बहुत सारा केपेक्स लगता है, फिजिकल एसेट्स ग्राउंड पे होती है, और तो क्या होता है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जो कोई नई कैपेसिटी आएगी तो उसकी वैल्यू पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है। और अगर उसकी डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो बराबर होना चाहिए, और डिमांड शुड बी सॉलिड एंड सप्लाई का बैलेंस रहना चाहिए, तो वो अगर होता है तो उस एसेट की अर्निंग पावर बढ़ती है, और जैसे जैसे उस एसेट की अर्निंग पावर बढ़ती है उस एसेट की वैल्यूएशन भी बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है कि एक बड़ा ब्रॉडर थीम ये देखना चाहिए कि जहां जहां एसेट्स ऑन द ग्राउंड है जिस बिजनेस में लगती है और उनका थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड सप्लाई फेवर में है, वो एसेट्स मुझे लगता है कि 2-3 साल के पीरियड में ठीक कर सकती है। और उनमें एक चीज मैं और देखना चाहूंगा उनके साथ साथ में कि भाई वो एसेट्स थोड़ा अगर डिविडेंड यील्ड भी जनरेट कर रही हो तो मेरे को एक मॉडरेट डिविडेंड यील्ड भी मिल जाता है, साथ साथ में मेरे को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है या इन्फ्लेशन से थोड़ा को फायदा मिल जाता है। उस तरह के ये जो क्रॉस सेक्शन पर जो बिजनेसेस होंगे वो एक काफी मुझे लगता है पोर्टफोलियो में हेज भी कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं अगले 18 से 24 महीने के लिहाज से। मनीष, इन्फ्लेशन जब आती है तो जाहिर है कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं। हालांकि इंडिया को कमोडिटी प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो क्रूड के अंदर मार पड़ती है, मगर मेटल्स के अंदर बेनिफिट होता है। तो आपको क्या लगता है मनीष, वन शुड कीप इट सिंपल, गो एंड बाय मेटल स्टॉक्स, कमोडिटी प्रोड्यूसर्स, बिकॉज इन्फ्लेशन इज बैक, कमोडिटी प्राइसेस आर हाई? जी निकुंज, आई थिंक इस साल कमोडिटी प्राइसेस ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई साइड शॉर्टेजेस, ESG, कार्बन क्रेडिट, कार्बन डीन्यूट्रलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर रहेंगे। कमोडिटी प्राइसेस ऊपर रहेंगे तो इन्फ्लेशन भी जाहिर है ऊपर ही रहेगा और ब्याज रेट का ट्रेजेक्ट्री भी ऊपर के साइड में। और ये सब जब अगर होता है तो रुपए पर भी प्रेशर पड़ता है अपने इंडियन USD INR पे। तो बेस्ट वे टू हेज इज बेसिकली कमोडिटीज लेना चाहिए, रियल एस्टेट लेना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स लेना चाहिए और उन सेक्टर्स में थोड़ा ओवरवेट रहना चाहिए जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट हेडविंड नहीं रहे। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट हेडविंड तो पूरे कॉर्पोरेट इंडिया पर ही आएगा, थर्ड क्वार्टर में भी हमने देखा और फोर्थ क्वार्टर में भी रहेगा और आने वाले FY23 में भी नंबर्स डेफिनेटली रीसेट होंगे अगर कमोडिटी प्राइसेस इस तरफ के रहेंगे। तो जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है, क्योंकि अगर मार्जिन स्क्वीज आता है और वैल्यूएशंस हाई है तो वो एक इंक्रीमेंटल नेगेटिव है, क्योंकि ग्रोथ कॉम्पेंसेट नहीं करेगा वैल्यूएशन जो हाई वैल्यूएशन पर। तो ये थे बाजार के दिग्गज मार्केट पर अपनी राय देते हुए। चलिए, आज का बाजार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
है।